अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा कि वो अपने तय समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने आज कहा कि अमेरिकी अवाम के साथ धोखा हो रहा है। सदर ट्रंप का कहना है कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर जीत की जानिब गामजन थी, लेकिन उनके साथ और अमेरिकी अवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, जो कि हमारे मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी है। ट्रंप के मुताबिक वो चुनाव की साख बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करने जा रहे हैं। ताहम अब इलेक्टोरल वोट के मामले में बाइडेन को सबकत हासिल दिखाई दे रही है। इसी दौरान फ्लोरिडा में मुतवक्का नताइज ट्रंप की जीत की जानिब इशारा कर रहे हैं। विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया रियासतों में पोस्ट के जरिए डाले गए वोटों की गिनती में काफी ताखीर हो सकती है। फिलहाल हम ये नहीं जानते कि अमेरिका का अगला सदर कौन बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत से वोटों की गिनती नहीं हो पाई है, जिससे इस बात का वाज़ेह तयन हो सकेगा कि डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन में से कौन जीतेगा। कुछ अमेरिकी रियासतें ऐसी हैं जिनके हवाले से ज्यादा वसूख से कोई पेशगोई नहीं की जा सकी। कुछ रियासतों में आखिरी वक्त तक किसी भी उम्मीदवार के जीतने का इम्कान मौजूद रहता है। ऐसी ही रियासतों के नतीजों की बुनियाद पर सदारती इंतखाब में जीत हार का फैसला होता है। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight, and we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. This Democratic. Everyone to participate in this democratic process. For the good of this nation, this is a very big moment. नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफी अविनाश कल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये बताया कि साफ तौर पर बाइडेन को लीड करते हुए देखा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें, किस तरह से नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी बाइडेन को जरूर लीड हासिल है जी। 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 450 का रुझान क्लियर आ गया है। उसमें बाइडेन के पास 237 वोट है। 237 पे बाइडेन खड़े हैं जी। और 213 वोट पे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। तो रिमेनिंग जो 88 वोट्स बचते हैं, उनमें कई जगह काउंटिंग्स काफी ज्यादा हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के पास एक साइजेबल लीड है। पेंसिल्वेनिया अगर हटा दें तो जॉर्जिया के 16 वोट्स हैं, वहां 93% काउंटिंग हो गई और डोनाल्ड ट्रंप 2% से ज्यादा आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोट इलेक्टोरल हैं, उसमें भी 80% के ऊपर काउंटिंग हो गई। 1.5% की मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। विस्कॉन्सिन में 92% काउंट हो गया, डोनाल्ड ट्रंप आगे है 10 वोट से। तो इन तीन को ही अगर जोड़ ले तो 46 वोट्स तो डोनाल्ड ट्रंप यही कवर करे जा रहे हैं। तो बचे 88 वोट्स में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना ज्यादा है। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कहा कि अभी पेंसिल्वेनिया में एक रूल आया था कि आज शाम 7 बजे वोटिंग खत्म हुई थी अमेरिकन टाइम, ईस्टर्न टाइम। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप 3 दिन तक आपके मेल इन बैलेट्स को और हम डालते रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराज जताया है कि जब वोटिंग खत्म हो गई तो उनको वहीं रोक दिया जाए। पर 64% जो वोट्स आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लू स्टेट थी, डेमोक्रेट का स्ट्रांग इलाका था, उसको जीता और अभी भी लीड बरकरार रखी। तो जो रूरल पेंसिल्वेनिया है 60% कवर करता है, वहां डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी बढ़त है।
मैं खुद वहां होकर आया। जी बाइडेन को सिर्फ फिलाडेल्फिया में बढ़त है जिसका 40% वोट है। तो ये मामला बहुत कांटे का है। अगर हम कल शाम तक की खबरें देखें जी तो हर सर्वे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत आराम से हारता हुआ दिखा रहा था। जी पर अभी के नंबर्स पे अगर रोक दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर पीछे दिख रहे हैं 24 सीट से, पर वो एक पेंसिल्वेनिया अगर जीत जाते हैं तो भी उससे कवर हो जाएगा, या वो जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना जीतेंगे तो भी वो 6 वोट से आगे चले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी एक अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके फेवर वाले जजेस की संख्या भी ज्यादा है। बिल्कुल। अविनाश, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है बयान दे रहे हैं, जबकि अभी जो है कांटे की टक्कर है बाइडेन और ट्रंप के बीच में, अगर बाइडेन अभी लीड भी कर रहे हैं तब भी ट्रंप जो है आगे कुछ वक्त में लीड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप के बयान आ रहे हैं ये किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, ये ट्रम्प का पुराना अंदाज है, वो ऑफेंसिव पे रहते हैं हमेशा। और जो बाइडेन ने भी आके एक कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने 2000 के चुनाव में अल गोर से लेसन लिया। उस वक्त भी मुकाबला बहुत कांटे का था बुश और अल गोर में। तो अल गोर ने पहले आके कंसीड कर दिया था और फिर उन्होंने कहा नहीं, फ्लोरिडा मेरा वापस जाएगा। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर बाइडेन आगे आए और उन्होंने कहा नहीं, हम जीत रहे हैं। तो अभी ये जो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, ये सिर्फ माइंड गेम है और अपनी तरफ सपोर्ट को होल्ड रखने का मैनूवरिंग प्रोसेस है। देखिए, वोट डाले जा चुके हैं, अब वोट नहीं बदल सकते। और सिर्फ पेंसिल्वेनिया एक ऐसी जगह है जहां मामला फंस रहा है, पर उसके भी 64% वोट कम हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि वो लीगल टैंगल में जाके वो बची हुई रिस्क भी ना लें और बाकी जगह उनको कंफर्टेबल विक्ट्री है तो वो निकल जाएं। और बाइडेन चाहेंगे कि वो अपने अगर नहीं भी जीत पाते तो माहौल अपनी तरफ कर ले कि मेरे साथ गलत हुआ है। जी। पर अभी भी इलेक्शन ओपन है, बहुत कांटे की टक्कर है, पर आंकड़ों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को भी एक लीड दिख रही है। बिल्कुल। अविनाश, जिस तरह से इस बार का वोटर टर्नआउट जो है वो अगर देखा जाए तो एक सेंचुरी में इस बार का वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा है। ये समझा जा रहा था कि हो सकता है कि जिस तरह से लोग इस बार इलेक्शंस में दिलचस्पी ले रहे हैं, बिटर इलेक्शन इसको कहा जा रहा था, तो ये जो है ट्रंप के खिलाफ जा सकता है, ऐसी जो है प्रेडिक्शंस की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह का पूरा मामला दिखाई दे रहा है तो एकदम आमने सामने की टक्कर है और दोनों का ही मामला जो है बराबर का दिख रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस पे एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन पूरा डोनाल्ड ट्रंप पे रेफरेंडम था। जो बाइडेन का ऑपोजिशन कैंडिडेट होना महज एक इत्तेफाक है। ये भी याद रखना होगा कि जो बाइडेन तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जब वो 44 साल के थे तो 60s के लेट में उन्होंने पहली बार ट्रायल लिया, वो प्राइमरीज में हार गए। फिर उन्होंने एक और ट्राई किया तो राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें अपना रनिंग मेट बनाया और वो वाइस प्रेसिडेंट बने। तो 2 फेल्ड अटेम्प्ट ऑलरेडी उनके हो चुके हैं। ये उनका तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और जिस तरह के सर्वे आ रहे थे, और हम लोग भी इंडिया में मोस्टली वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग अमेरिका से नहीं होती, या होती है तो सिर्फ वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क से होती है। तो जो रूरल एरिया है वहां डोनाल्ड ट्रंप को लेके बहुत लोगों में उत्साह है, वो उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। और आप ये देखिए, सब लोग कह रहे हैं वोटर टर्नआउट बड़ा है तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाएगा। वोटर टर्नआउट बड़ा है तब भी डोनाल्ड ट्रंप रेस के अंदर बरकरार हैं। ये भी एक चीज दर्शाता है कि उनके फॉलोअर्स भी अमेरिका में उसी तादाद में बढ़ रहे हैं जितने कि उनके विरोधी। तो अविनाश, क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से ट्रंप को लेकर के नेगेटिव कैंपेनिंग ऑपोजिशन ने जिस तरह से की, वो उनके फेवर में चली गई? जी बिल्कुल गई। जो रूरल अमेरिका का वोटर है वो डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ इसलिए आइडेंटिफाई करता है, वो कहते हैं ये बहुत बेबाक बोलते हैं, ये एक करियर पॉलिटिशियन नहीं है और ये वॉशिंगटन के बाहर से आते हैं। जी। तो ये 3 चीजें डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा फेवर में जाती है और एक आम अमेरिकी नागरिक उनसे आइडेंटिफाई करता है। जी। और उनको ये लगता है अगर डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे राष्ट्रपति तो हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। मैं 1 महीने से अमेरिका में हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत डिसाइडिंग वोट होगा कि एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका अपने पर्स के लिए वोट करती है या अपने प्रिंसिपल के लिए वोट करती है। आज जिस तरह का रुझान आ रहा है
ये क्लियर हो जाता है कि अमेरिका अपनी पर्स के लिए पॉलिटिक्स करता है। हर आदमी को पहले अपनी जेब की पड़ी है, ना कि मॉरल और प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की। बट जिस तरह से कई सारे इश्यूज सामने आ रहे थे कि हेल्थ को लेकर के जो जिस तरह से कोविड क्राइसिस के बाद हेल्थ सेक्टर कोलैप्स हुआ, बल्कि ये कहा गया कि एक्सपोज हुआ, उसी तरह से एजुकेशन को लेकर के भी जो है पॉलिसीज़ जो आई थी सामने, जो कि रेफ्यूजीज़ को लेकर के, चाहे वहाँ पर माइग्रेंट्स हो, उनको लेकर के जो पॉलिसीज़ ट्रम्प की थी, उसको लेकर भी काफ़ी बैकलैश देखने को मिला था और लोग काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन इस सब के बावजूद जो है काफ़ी हद तक चीज़ें फेवर में भी गई हैं उनके। इससे क्या इंटरफेरेंस निकाला जाए? इससे ये एक इन्फ्लुएंस भी निकाला जाता है कि जो परसेप्शन उनके खिलाफ बिल्ड हो रहा था वो एक तरफा देखा जा रहा था। सिर्फ वो एक ही तरफा रिपोर्ट हो रहा था। अगर वही सच होता तो क्या वो आज इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में होते? क्या उनके पास इतने नंबर होते? अभी तक वो डिफीट का स्पीच दे चुके होते। पर ऐसा नहीं हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया। और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर मैं हिंदुस्तान का उदाहरण भी दूं तो हमारे पास भी फेडरल गवर्नमेंट है जहां यूनियन और स्टेट अलग अलग काम करते हैं, पर हमारे यहाँ कोविड राजनीतिक मसला नहीं बना। अमेरिका में कोविड हेल्थ से ज्यादा राजनीतिक मसला बन गया और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। कोई एक सेट गाइडलाइन नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से उसके अपने नंबर भुनाने की कोशिश कर रहे थे और बाइडेन अपने हिसाब से। तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन स्टेट्स में कोई तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं था, खामियाजा लोगों ने भुगता। पर एक बात और रही जो मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट नहीं होती, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हुई, कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक $3 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी पैकेज भेजा और हर आदमी को जिसकी नौकरी चली गई है, हर उस व्यक्ति को $600 प्रति हफ्ता दिया बेरोजगारी भत्ता, जिससे कि उनका घर चला। और जो लोग नौकरी में भी थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, दे गॉट $1,200 पर एडल्ट एंड $500 पर चाइल्ड। तो करीब करीब हर परिवार को एक बार $4,500 की राहत उन्होंने पहुंचाई। छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को 2.5 महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया ताकि वो तनख्वाह दे सकें, और उसके ऊपर उन्होंने बेरोजगारों को पैसे दिए डायरेक्ट। जो पहले तक $600 दे रहे थे, अभी 2-3 हफ्ते से वो $450 पे उतर आए हैं। तो जब इतना उन्होंने इकोनॉमिकली बैक किया तो लोग कह रहे हैं इस बीमारी का इलाज तो दुनिया में कहीं नहीं है, तो हम राष्ट्रपति को गलत नहीं ठहरा सकते। पर जिस तरह उन्होंने हमारे तक पैसा पहुंचाया है तो हमारे घर परिवारों में चूल्हा जलता रहा और वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत काम आया। पर ये एक फैक्ट मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ। अविनाश, जिस तरह से डेमोक्रेट्स का लगातार कहना था कि न सिर्फ ट्रंप जो है इंटरनल पॉलिसीज को लेकर नाकाम रहे, बल्कि जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज भी है वो भी नाकाम रही है, और लोग जो दुनिया जो पहले यूएस को सुप्रीम पावर के तौर पर देखती थी, अब उसका मजाक उड़ाया जाता है। जी बिल्कुल, इस पे बिल्कुल बटा हुआ नजरिया है अमेरिका में। कई लोग इस धारणा को मानते हैं, पर कई लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि हमारे को दुनिया से पहले अमेरिका को देखना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले इलेक्शन में भी कहा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने इस बार भी अपना स्लोगन नहीं बदला, वो उसी के इर्द गिर्द अपना काम करते रहे। उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म का जज्बा लोगों में क्रिएट किया कि नहीं, अमेरिका पहले आएगा, बाकी दुनिया की बात बाद में करेंगे। तो इसको कई लोगों ने अप्रिशिएट किया और कई लोग कह रहे हैं पहले हम अपना घर ठीक कर ले, फिर बाहर के मुद्दों में जाएं। तो ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन रीऑर्गेनाइज होगी। एक अमेरिकी इंटरनेशनल पॉलिसी की मैगजीन के एडिटर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा 2 चीजें आज का दिन तय करेगा। पहला ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक लहर में जीते थे या उनके प्रति एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। अगर तो वो लहर में जीते थे तो अमेरिका को एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी अपनी इंटरनेशनल पोजीशन बचाने के लिए। कुछ निगोशिएशंस वापस करने पड़ेंगे बाइडेन को। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ये एक एफर्मेटिव जाएगा कि नहीं, अब अमेरिका पूरा बदल गया है और विश्व के देश अमेरिका को लेके अपनी रणनीति बदले। तो जरूर वो बदलाव आएंगे, बट अमेरिकी पब्लिक पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अमेरिकन पब्लिक के लिए फॉरेन पॉलिसी पहला मुद्दा नहीं है जिसपे वो वोट देंगे। वो पहला मुद्दा देंगे जॉब, इकोनॉमी और हेल्थ। बिल्कुल। अविनाश, इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स भी फील्ड में हैं, उस बारे में जानकारी दें।
आज ही एक वापस सेलेक्ट हुए हैं राजा मूर्ति, वो वापस कांग्रेसमैन के तौर पे इलेक्ट हुए हैं। पर देखिए अभी इंडियन अमेरिकन जो है वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं है। 538 मेंबर हैं जो इलेक्टोरल वोट है जो सेनेट और कांग्रेस को मिला के होती है, उसमें महज 5 लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिसमें एक कमला हैरिस है। और कमला हैरिस खुद को इस चुनाव से पहले अफ्रीकन अमेरिकन के तौर पे आइडेंटिफाई करती थी, ना कि इंडियन अमेरिकन। तो देखा जाए तो हम वहां 1% से भी कम तादाद में हैं, पर हम इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेने लगे हैं। अब हम टेक्नोलॉजी टीम्स के पार्ट हो रहे हैं और इंडियन अमेरिकन एक प्रॉस्परस कम्युनिटी होने के कारण बहुत बड़ी डोनर है, इसलिए हम उसको इतना सुर्खियों में देखते हैं। हमारे वोट्स बहुत कम स्टेट्स हैं जहां पे कुछ उसका फर्क पड़ पाए। तो अगर सारे इंडियन अमेरिकन मिलके भी एक तरफ वोट कर दे तो हम सिर्फ 1% वोटर हैं, हम कोई इलेक्शन के आउटकम में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं कर पा रहे। तो अविनाश, जिस तरह का देखा जा रहा था, क्योंकि मोदी और ट्रंप का जिससे इससे पहले देखा जा रहा था गुडविल है, और जो इंडियन अमेरिकन यूएस में है उनका सपोर्ट ट्रंप की तरफ दिखाई दे रहा था। इनकेस अगर जितनी भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी वहां पर है, अगर पूरा सपोर्ट जो है ट्रंप को भी मिलता है, तो कितना असर उससे पड़ सकता है? जी नहीं, ये कल पता पड़ेगा, कल या परसों जब पूरे आंकड़े बाहर आएंगे कि कितना सपोर्ट किया। 2016 के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को भारतीय मूल के सिर्फ 16% वोट मिले थे और 72% के करीब वोट हिलेरी क्लिंटन ले गई थी। तो भारतीय अमेरिकन वोटर मूलतः डेमोक्रेटिक वोटर है। पर हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो ह्यूस्टन में रैली हुई और जो गुजरात अहमदाबाद में रैली हुई, उसको इंडिया ने एक सॉफ्ट पावर में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए प्रोजेक्ट किया। मुझे नहीं लगता उससे पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा फर्क हुआ हो, बट थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स में ये कन्वर्ट ज्यादा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि 16% से लग के इस बार उनका वोट बढ़ेगा, कुछ 25 से 30% तक आ जाएंगे, पर फिर भी मेजॉरिटी वोट जो है वो डेमोक्रेट का ही रहेगा। तो भारतीय वोटर्स का जो हम लोग बखान करते हैं, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन से रखते हैं तो हमें उनकी तरफ लगाव रहता है, पर उनके वोट की कोई बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस नहीं है। जी अविनाश, ये बताया कि नतीजे तो आने हैं सामने, लेकिन अगर बाइडेन जीते हैं या अगर ट्रंप जीते हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस में इंडिया और यूएस का रिलेशन किस तरह से आगे चेंज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा अभी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको यूएस मिस नहीं करेगा। यूएस ऑलरेडी चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर में है, तो उनको एक मार्केट प्लेस चाहिए और वो मार्केट प्लेस है इंडिया। इंडिया चाइना को डिफेंस वाइज काउंटर करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन में रहता है। और आप एक बात पे जरा गौर करिए, मतलब हम लोग बहुत इमोशनल होके फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं। इससे पहले जो हुकूमत थी वो थी डेमोक्रेटिक हुकूमत अमेरिका में, और उसमें राष्ट्रपति थे ओबामा, जो कि कंप्लीट अलग आइडियोलॉजी से आते थे, पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री कहते थे माय फ्रेंड बराक। जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आए तो वो माय फ्रेंड ट्रंप हो गए। अब अगर बाइडेन आएंगे तो हम फिर भी माय फ्रेंड बाइडेन कर देंगे और वो भी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी कैमराडरी नहीं है, ये एक ऑप्टिक्स ज्यादा है। हम चूंकि इतना बड़ा मार्केट प्लेस है कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरा, हमारे यहाँ से जो ब्रेन पावर जाता है अमेरिका को, दैट इज अ वेरी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द यूएस, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर अस। तो कोई भी जीते, भारत के साथ संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो उतने ही अच्छे रहेंगे। बिल्कुल अविनाश, ये बताया कि चाहे इंडिया और अमेरिका का रिलेशन दोनों ही तरफ से सेम रहे, लेकिन ये बताया कि क्योंकि जब से कोरोना का क्राइसिस हुआ है तो चाइना भी एक फोकस पॉइंट जो है ग्लोबली बन चुका है। ऐसे में किस तरह से अगर बाइडेन या ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो किस तरह से ग्लोबली ये पावर पोजीशन जो है फिर से शिफ्ट हो सकती है, जबकि पावर पोजीशन अभी भी यूएस के ही हाथ में है, लेकिन जिस तरह से चाइना का एक बेनिफिट देखने को मिला है आफ्टर कोरोना क्राइसिस, तो किस तरह से वो शेप हो सकता है? देखिए, चाइना को लेके अभी पूरा अमेरिका डिवाइडेड है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना को इतना अमेरिका को थ्रेट प्रोजेक्ट किया है, या जिस तरह से उन्होंने चाइना को यूज किया है उसी तरह से पाकिस्तान को हिंदुस्तान के इलेक्शंस में यूज किया जाता है एज ए थ्रेट परसेप्शन और एनिमी नंबर 1।
तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना को एज एन एनिमी देखते हैं, जो बाइडेन चाइना को एज ए कॉम्पिटिटर देखते हैं जी। तो जो भी जीतेगा चाइना से उनके रिलेशन कॉम्पिटिटिव ही रहेंगे। एक जना उन्हें एनिमी कहेगा, दूसरा कॉम्पिटिटर कहेगा, ये इतना फर्क आने वाला है और इसका फॉल आउट इंडिया के लिए अच्छी रहेगी क्योंकि इंडिया मैक्सिमम गेन कर सकता है उस पोजीशन। बाद आपका खैर मकदम है। बिहार में अब आखिरी मरहले के इंतखाबात पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। एनडीए और अजीम इत्तेहाद के साथ ही एमआईएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि तीसरे मरहले में ज्यादातर अक़लियती इलाके हैं जहां 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों पर कब्जा करने की तमाम तैयारियां सियासी पार्टियों ने की है। सीमांचल में एमआईएम के साथ ही जेडीयू और कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का मुहिम छेड़ दी है। अजीम इत्तेहाद का दावा है कि ज्यादातर सीटें उनके खाते में आएंगी, जबकि जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार का काम सीमांचल में पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। देखिए, लास्ट फेज है, सीमांचल का चुनाव है, अक़लियत काफ़ी उसमें तादाद में है वहाँ, लेकिन वहाँ सबकी नज़र उस पर है, सरकार की भी नज़र है, नीतीश कुमार जी की नज़र है और विरोधियों की भी नज़र है। लेकिन हमको लगता है कि वहाँ नीतीश कुमार प्लस पॉइंट में रहेंगे। जिस तरह मदारिस हैं वहाँ काफ़ी संख्या में उन्हीं लोग की राजनीति चलती है और वहाँ जो रीजनल ऑफिस मदरसा का खोला है तो उसका भी काफ़ी असर है, लोगों को सहूलत मिल रही है। और भी जो सरकारीकरण हुआ है मदरसों का, उसका भी इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा उसी इलाके के में मदारिस जो हैं वो सरकारी एफिलिएशन हुए, तो इसलिए मदरसा काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हमको लगता है कि वहाँ जेडीयू का एज रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, सीमांचल जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो थर्ड फेज चुनाव होगा वो उसी तरह से गढ़ साबित हो जाएगा जिस तरह से पहले रहा है। जहाँ तक जेडीयू और आय का सवाल पैदा होता है या ओवैसी साहब का सवाल पैदा होता है, अभी आवाम कंसंट्रेट कर गई है बिटवीन कांग्रेस एंड सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पर या डेवलपमेंट के नाम पर। ये पहला चुनाव हो रहा है हमारी याद में 15 सालों में 20 सालों में, जब से फिरका परस्ती का माहौल मुल्क में पैदा किया गया और जिस तरह से दूसरे तरह के हालात पैदा किया गया, उसके बाद ये डेवलपमेंट पर चुनाव और कांग्रेस का पहला जो इशू है वो है डेवलपमेंट। मुल्क में कोरोना के मुसद्दिक़ा मामलों की तादाद 83 लाख से तजावुज़ कर गई है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद और शुमार के मुताबिक कोरोना के 46,254 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 53,357 मरीजों ने शफा पाई है। मुल्क में अब तक 76,56,478 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। एदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 5,33,787 है। पिछले 24 घंटों में 514 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह अब तक 1,33,611 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। जहां तक कोरोना टेस्ट का ताल्लुक है तो पिछले 24 घंटों में 12,09,609 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक मुल्क में 11,29,98,959 अफराद की जांच की जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बन चुके हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 6,800 नए मामलों की तस्दीक हुई है। हालिया कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हुआ है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि इसी तीसरी लहर कहा जा सकता है, लिहाजा मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। 6725 पॉजिटिव केस आए और लगभग 60,000 टेस्ट किए गए थे। 48 डेथ थी, जो कि 10 दिन की जो एवरेज है डेथ की वो 0.84% आ रही है। और अभी तक की जो क्यूमुलेटिव डे 1 से लेकर अभी तक की डेथ की रेशो है वो 1.65% आ रही है। हॉस्पिटल में बेड्स लगभग 6800 ऑक्यूपाइड हैं और 9,000 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। सर की जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर